नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, सारे क्वेश्चन का मैं तो आपको सॉल्यूशन दूँगा ही साथ मैं चारों ऑप्शनों को भी आपका विश्लेषण करके बताऊँगा और जितने भी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाया है, वो सारा टॉपिक आपका रिवाइज़ होगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो नारी शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपका ऑप्शन ए में दिया है नारियों, नारियां, है ना, नारियां और नारियों, ये दिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, एक नियम की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। उसी नियम से सारे के सारे ईकारांत शब्द, है ना, का बहुवचन बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे नारी में आप देख रहे हैं रा पर बड़ी ई की मात्रा, तो जो नारी में बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है ना, उस बड़ी ई को हटाया जाता है और उस बड़ी ई को हटा करके ना हम उसकी जगह पर ले आते हैं छोटी ई और ये यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पर नारी से हम बड़ी की मात्रा हटाएंगे तो ये बचेगा क्या? नार, है ना। और नार बचेगा, बड़ी की मात्रा हट चुकी। अब इसके बाद क्या आएगा? इयाँ आ जाएगा। इयाँ आ जाएगा तो ये वाला इयाँ आपका जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? देखो, ये दोनों को जोड़ने पर ना, ये जो छोटी ई है ना, वो छठी की मात्रा रा पर लग जाएगी और री हो जाएगा री और यहाँ नारियाँ, है ना। अर्थात जहाँ छोटी की मात्रा और यहाँ दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, आप नदी का भी बहुवचन बनाते हो, है ना, तो नदियाँ होगा, नदियों नहीं होगा, है ना। तो ईकारांत शब्द जितने भी आपके मिलेंगे, है ना, वो सब इसी तरह से बनेंगे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गंगा शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके सहारे मैं आप लोगों को, देखो दोस्तों, यहाँ पर एक नियम मैं आपको बताऊंगा और उस नियम को आप थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। यहाँ पर एक नियम काम करता है। वो नियम ये है ना कि जितने भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन नहीं बनता है ना। और आप देखो, जैसे यहाँ पर गंगा, गंगा, इस पूरे धरती पर गंगा नदी, अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी एक ही है ना। उसी गंगा की यहाँ पर बात किया गया है ना। तो ये इस धरती पर अकेली ही है, ये अर्थात ये क्या है? अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनका बहुवचन नहीं बनाया जाता सर, है ना। तो ये आपका बहुवचन इसका क्या होगा? तो इसका बहुवचन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से आपका राम होता है तो क्या राम, ये भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन भी नहीं बनेगा। गंगा का बहुवचन भी नहीं बनेगा क्योंकि ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे है रामायण, रामायण का क्या बहुवचन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ये आपका एक नियम याद रखना कि जो भी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रहेगा उसका कभी भी बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए गंगा का बहुवचन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। यही आपका करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता रखा है कि रीति का मतलब होता है ढंग, है ना। रीति का मतलब क्या होता है? ढंग, यानी तरीका, ढंग, या फिर आप कह सकते हो तरीका, है ना, तरीका। और इसकी ये जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, वही आपका क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। तो हम आप ना यहाँ पर चारों ऑप्शन देखेंगे, वहाँ पर क्रिया देखेंगे और क्रिया के साथ जहाँ एक किसी ना किसी ढंग या तरीके का प्रयोग हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। कह रहा है वह अभी अभी आया, अभी अभी आया, तो यहाँ पर अभी अभी आया है, अभी अभी क्या बता रहा है? समय बता रहा है ना। अभी अभी आया है, कल आया है, परसों आया है, ये सब क्या होता है? समय होता है। जब ये अभी अभी समय बता रहा है तो ये काल, इसमें अभी अभी में जो है ना, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। रमेश बहुत थका हुआ है, रमेश बहुत थका हुआ है, यहाँ पर जो बहुत बता रहा है ना, ये आपकी मात्रा बता रहा है, कितना थका हुआ है।
थोड़ा थका हुआ है, एक ज़्यादा थका हुआ है, ये क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। और जब मात्रा बता रहा है तो ये आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। राजू अंदर बैठा है, अंदर बैठा है, जैसे ये कह दिया है अंदर, अंदर बैठा है, तो अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, बगल में, ये सब क्या होता है? स्थान होता है ना। अंदर एक स्थान है, बाहर एक स्थान है, ऊपर एक स्थान होता है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ये क्या है? ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सरला भली भांति नाच लेती है। अब यहाँ जो भली भांति है ना, भली भांति का मतलब अच्छी तरह से नाच लेती है। तो भाई अच्छी तरह से नाच लेती है तो यही तो एक ढंग है, यही एक तरीका है। इसीलिए यह आपका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, सरला भली भांति नाच लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा उद्देश्य है चारों ऑप्शनों को ले करके, है ना, विश्लेषण करना, ताकि आप एक क्वेश्चन से केवल एक ही बात को ना सीख सको, समझ सको, बाकी उससे बहुत सारी बातों को सीख सको और समझ सको। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है, कौन सा है? तो दोस्तों जहाँ पर स्थान का बोध होगा वही होगा, है ना। यहाँ कह रहा है गरिमा धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? ये क्या है? ये एक ढंग है। जैसे हम कहें गरिमा तेजी से मुस्कुराने लगी, तो वहाँ पर मुस्कुराने का जो ढंग है तेज है। अभी हम कहें राजू तेज दौड़ता है, दौड़ने का जो ढंग है वो कैसा है? तेज है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है? एक ढंग को दिखा रहा है, यानी तरीका दिखा रहा है। अर्थात यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रमेश बहुत बीमार है, तो यहाँ पर बहुत क्या दिखा रहा है? तो बहुत दिखा रहा है मात्रा को, है ना, मात्रा को दिखा रहा है, यानी कितनी मात्रा में वह बीमार है। बहुत मात्रा में बीमार है, यानी ज़्यादा मात्रा में बीमार है। और जो मात्रा को दिखाता है वो आपका होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सुरेश बगल में बैठा है। अभी हमने कहा आप लोगों को, है ना, अंदर बाहर बगल में, है ना, और ऊपर नीचे, ये सब क्या होता है? स्थान होता है। ये क्या होता है? स्थान होता है। तो ये आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, है ना। मैं परसों आया था, मैं परसों आया था। अब परसों क्या है? कल होता है, परसों होता है, ये सब क्या है? ये सब आपका जो कल है, जो परसों है, ये क्या बताता है? काल बताता है, यानी समय बताता है। समय को हम कहते हैं काल। कालवाचक क्रिया विशेषण है ये। तो यहाँ पर हमसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात किया था, और स्थान आप देख रहे हो कहाँ पर है? ऑप्शन सी में, है ना, सुरेश बगल में बैठा है। तो इस तरह से दोस्तों इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से आप भली भांति तरीके से रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद समझ पाए होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना है, तो इसके लिए कोई नियम नहीं होता है, लेकिन तमाम व्याकरणिक लोगों ने इसके लिए उपाय बताया है। उन्हीं उपायों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो याद रखना, जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से, इत्मीनान से सुनना है, समझना है। जो आपका पुल्लिंग शब्द होता है या स्त्रीलिंग शब्द होता है, उसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो भी शब्द है उस शब्द के साथ आप, है ना, या तो सर्वनाम लगाकर पता करो, सर्वनाम आप लगा करके पता करो, या फिर कोई विशेषण लगा करके आप पता करो, है ना, या फिर उसका वाक्य प्रयोग कर दो। वाक्य प्रयोग करने के पश्चात उसकी क्रिया देखो कैसी है, उसकी क्रिया देखो कैसी है। अगर यहाँ पर क्या है ना, सर्वनाम अगर आपका स्त्रीलिंग का होगा तो सर्वनाम स्त्रीलिंग में होगा। विशेषण अगर आपका क्या नाम है, शब्द पुल्लिंग होगा तो विशेषण पुल्लिंग होगा। तो अच्छा अच्छी से पता चल जाता है। अच्छा से पता चलता है पुल्लिंग, अच्छी से पता चलता है स्त्रीलिंग, मेरा से पता चलता है। अगर हम सर्वनाम लेंगे मेरा मेरी, है ना, मेरा मेरी लेंगे तो मेरा से पता चलता है पुल्लिंग और मेरी से पता चलता है स्त्रीलिंग, है ना। जाता है जाती है, जैसे कहेंगे जाता है तो पुल्लिंग है, जाती है तो स्त्रीलिंग है ना। और अच्छा कहेंगे तो पुल्लिंग है, अच्छी कहेंगे तो स्त्रीलिंग है। तो इसका हमें प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है, आइए एक नज़र इस पर भी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शब्द दिया गया है ये दया, है ना। तो आप इसका एक वाक्य प्रयोग करो, दया की जाती है।
दया की जाती है या किया जाता है, दोनों में से क्या होगा? तो आप कहोगे दया की जाती है, दया की जाती है। यहाँ पर जो जाति है ना, यही शब्द बता रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का शब्द है। भाषा बोला जाता है या बोली जाती है? भाषा बोली जाती है ना? भाषा बोली जाती है, भाषा बोली जाती है। जब बोली जाती है तो यहाँ पर जाति है ना? जाति मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है। पानी पिया जाता है या पी जाती है? तो पानी पिया जाता है ना? पानी पिया जाता है। अच्छा, पिया जाता है ना? तो जब यहाँ पर जाता है आया है तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये क्या है? हमारा पुल्लिंग है। ये क्या है? हमारा पुल्लिंग शब्द है। और प्यास लगी है कि प्यास लगा है? प्यास लगी है। प्यास क्या है? लगी है ना? यहाँ पर लगी है, लगी शब्द से पता चल रहा है कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये क्या है? स्त्रीलिंग। मैंने तो यहाँ पर क्रिया को लेकर के विश्लेषण किया, है ना? तो इसको आप सर्वनाम लेकर के भी आप कर सकते हो और विशेषण लेकर के भी आप कर सकते हो, है ना? तो यहाँ पर आपका कहा था पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर पानी पिया जाता है, तो इससे पता चल रहा है यही आपका क्या है? पुल्लिंग है। बाकी सब आपके क्या हैं? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह से आप लोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करना, इनको लिख लेना कि विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, इनका हम प्रयोग करके किसी भी शब्द का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है इसकी पहचान कर लेते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, अंडे का जो शहजादा होता है उसको हम मुहावरे के रूप में प्रयोग करें तो उसे क्या कहेंगे? अनुभवी व्यक्ति कहेंगे या कमज़ोर आदमी कहेंगे या चालाक इंसान कहेंगे या अनुभवहीन व्यक्ति कहेंगे? तो देखिए, तो अंडे का शहजादा होता है यानी जो अभी अभी कहने का मतलब अंडे का शहजादा ना। तो अंडे का शहजादा यानी जो अभी अंडे से बाहर अभी अभी आया है, तो जाहिर सी बात है वो कैसा होगा? वह एक अनुभवहीन व्यक्ति होगा। तो यह इसका उत्तर यही होता है कि अंडे का शहजादा होना मतलब अनुभवहीन होना। अंडे का शहजादा मतलब अंडे से जो अभी अभी बाहर आया है, अर्थात जिसने इस धरती पर अभी अभी कदम रखा है, उसके पास तुरंत अनुभव तो हो नहीं जाएगा, अर्थात वो अनुभवहीन रहेगा। तो इसे कहते हैं अनुभवहीन होना, है ना? अनुभवहीन व्यक्ति। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें कहा है निम्न में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो देखिए दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया आप तो जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, है ना? जब कार्य किसी दूसरे से करवाया जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रेरणार्थक क्रिया है ना? जैसे हम कहें ऐसे कहें रमेश रमेश बच्चों को दौड़वाता है। रमेश बच्चों को दौड़वाता है, दौड़वाता है ना? ऐसे मैंने बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है? रमेश खुद तो नहीं दौड़ रहा है, किसी और को दौड़वा रहा है ना। तो यहाँ पर जो यह कार्य हो रहा है, जो दौड़ने का कार्य हो रहा है, किसी दूसरे से करवाया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? दौड़वाना जो है ये क्या है? आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। एक में आपका आना प्रत्यय लगता है और एक में आपका वाना प्रत्यय लगता है ना? और प्रेरणार्थक क्रिया में एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, है ना? तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है उसमें आना प्रत्यय लगता है और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें वाना प्रत्यय लगा होता है ना दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पर जो कार्य हम दूसरों से करवाते हैं उसी को हम कहेंगे प्रेरणार्थक। अच्छा, गिरना तो खुद गिरेंगे ना, इसमें तो किसी दूसरे से कार्य नहीं करवाया जा रहा है। कहना तो हम खुद कहेंगे, किसी दूसरे से थोड़े कहवा रहे हैं, है ना? और ये बोलना अगर कह दिया जाए तो खुद बोलेंगे, किसी दूसरे से तो बुलवाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सुनाना, है ना? सुनाना जो होता है इसमें आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और यहाँ पर क्या है? देखो, सुनाना में
सुनाना में देख लो, यहाँ पर जो पहला वाला ना है उस पर बड़ा आ की मात्रा है। ये नाना वाले में देखो, नाना वाले में ये आपका ना पर बड़ा आ की मात्रा है तो उसमें से आ निकाल लिया। और लास्ट वाला ना, आना, इसमें क्या लगा है, आना प्रत्यय लगा है, अर्थात ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था और इसको लेकर के थोड़ा सा सस्पेंस भी बना हुआ था, इसलिए मैंने इसको रख लिया ताकि आप इस बार इसको कंठस्थ कर सको। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। और इसमें कह रहा है राहुल ने पुस्तक पढ़ी है ना। राहुल ने पुस्तक पढ़ी है। अब ऑप्शन दिया है सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अर्थात इसमें काल की पहचान करनी है। इसमें कौन सा काल विद्यमान है। तो देखिए यहाँ पर हम काल कौन सा, यहाँ इसके क्रिया से ही काल की पहचान होती है। यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ है को हटा दें, है ना, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, राहुल ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब कार्य पूरा हो गया। अगर है को ना देखें अभी हम, है ना, राहुल ने पुस्तक पढ़ी, इसका मतलब काम पूरा हो गया, यानी पूर्ण है ये, है ना, ये क्या है, पूर्ण है। और यहाँ पर हम है को भी अब प्रकट कर लेते हैं, ये है को भी हम प्रकट कर लें तो ये है क्या दिखाता है, तो है दिखा रहा है वर्तमान को। क्या दिखा रहा है, वर्तमान को, अर्थात ये पूर्ण वर्तमान का वाक्य होगा। तो पूर्ण वर्तमान आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप इसको पहचान करोगे तो बहुत अच्छे से आप अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अशुद्ध वाक्य छांटिए, यहाँ पर चाहिए हो गया है ना, अशुद्ध वाक्य छांटिए होना चाहिए, अशुद्ध वाक्य छांटिए, है ना, अशुद्ध वाक्य छांटिए। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया है सीता बहुत मीठा गाती है, ये एक है ना। दूसरा है रवि अभ्यास कर रहा है, और ये तीसरा है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है ना। और चौथा दिया है भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट जवाब है ना वो आपका यही वाला है, ऑप्शन डी, भगवान कृष्ण के अनेकों नाम हैं, यही वाला आपका क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब के सब क्या हैं, शुद्ध हैं। और ये अशुद्ध क्यों है इसका मैं आप लोगों को कारण भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये अनेक जो शब्द होता है ये अपने आप में खुद बहुवचन है, ये अपने आप में खुद बहुवचन है। और जब कोई अपने आप में खुद बहुवचन है तो उसको फिर से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो अनेक अपने आप में बहुवचन है, तो इसको आप अनेकों कर दोगे तो क्या ये गलत नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुवचन है तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अर्थात ये वाला शब्द आपका गलत हो जाएगा, अनेकों नहीं होगा। यहाँ पर अनेकों दे दिया है, इसी वजह से ये क्या हो रहा है, आपका अशुद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही आपका क्या होगा, शुद्ध होगा, है ना। अनेकों कर देने से ये क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो अगर इसको हम शुद्ध बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन डी इसमें क्या है, अशुद्ध है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है अज्ञेय जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आपका ऑप्शन दिया है भग्नदूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। तो ये इनकी चारों ही महत्वपूर्ण रचना है, लेकिन इनमें से जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है आपका कितनी नाव में कितनी बार। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है और ये कई बार पूछा जाता है कि कितनी नाव में कितनी बार रचना किसकी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है। तो अज्ञेय जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कितनी नाव में कितनी बार, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेन डाउन करके इसको आप तैयार करके रखना। कह रहा है कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। तो कालिंदी, कालिंदी किसे कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है, या यमुना को कहा जाता है, गंगा को कहा जाता है, लक्ष्मी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है।
तो दोस्तों आप तो जानते हो पर्यायवाची है, इसमें तो कुछ चीज़ें रटनी होती हैं, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। तो ये आपका कालिंदी जो होता है वो आपका यमुना नदी का पर्यायवाची है ना? यमुना नदी का पर्यायवाची है। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा? यमुना। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, और इसमें कहा है मनोरंजक शब्द है। मनोरंजक शब्द क्या है दोस्तों? सर्वनाम है, या क्रिया है, या विशेषण है, या फिर संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पर मनोरंजक शब्द है, यहाँ पर मनोरंजन नहीं है, मनोरंजक शब्द दिया गया है। तो जैसे हम ये कहें मनोरंजक सामग्री, है ना? ऐसे कहें मनोरंजक सामग्री, है ना दोस्तों? मनोरंजक सामग्री। तो यहाँ पर सामग्री जो होगी वो हमारी संज्ञा होगी, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? मनोरंजक, है ना? तो ये क्या है? विशेषता बतलाने के लिए आता है, अर्थात ये क्या होता है? आपका विशेषण होता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर लास्ट तक आप देखते हुए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं भी थोड़ा सा आप लोगों की वजह से चार्ज हो सकूं, और ज़्यादा मेहनत से मैं आपको पढ़ा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।